ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था गॉस लॉ और लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ, और उस पर दो तीन मुझे डेरिवेशन, एक तो सॉलिड डिफाइंड वायर वाला और एक चार्ज शीट वाला। ओके, और फिर लिमिटेशन, और फिर यहीं पर हमने एंड कर दिया था गॉस लॉ, और हमने कहा था कि अगले क्लास से हम शुरू करेंगे कंडक्टर्स। ओके, सो बेसिकली अगर आप कंडक्टर्स की स्टडी देखें तो ऐसा नहीं आप कंडक्टर सिर्फ फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली ये आप और भी मतलब जैसे केमिस्ट्री में स्पेशली, या फिर कभी कभी आप इससे जुड़े कुछ क्लासिफिकेशन बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे। इससे जुड़ा एक छोटा सा मतलब जो अगर आप थोड़ा सा इसे डिस्कस करें तो कंडक्टर का जो मतलब अगर हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करें तो हम तीन बेसिक्स पे तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। इन तीनों को अगर आप देखें तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड गैप। एक शायद आपने गैप सुना होगा, आपने इस पर ज़्यादा डिटेल एनालिसिस की होगी केमिस्ट्री में। ओके, तो उसी तरह उसी बेसिस पर जो उनके गैप लेंथ होते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप कर पाएगा या नहीं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा या नहीं, या वाइस वर्सा, और किस केसेस में या किस कंडीशंस में कंडक्शन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा और या बहुत ज़्यादा होगा। तो और उनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं सारे मटेरियल्स को। तो इसी मतलब यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कंडक्टर्स पढ़ना। बेसिकली हमें जो इसमें ध्यान से जो चीज़ देखनी है वो है चार्ज। मीन्स हमें क्लासिफिकेशन तो वैसे ही देखना है, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर भी हम जो बेसिक मतलब डिटेल में जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखेंगे या किस पॉइंट के अराउंड हमारा सारा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करेगा, तो डेट इज चार्ज। ओके, सो बेसिक थिंग फर्स्ट, अगर आप बात करें व्हाट आर द टाइप ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स कितने टाइप्स का होता है, तो बेसिकली आपको क्लियर होगा ये तीन टाइप्स के क्लासिफाई किए जाते हैं। दोस ऑल थ्री टाइप्स आर नाउ फर्स्ट वन इज इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर। नेक्स्ट वन इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर एंड द थर्ड वन इज, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर। ओके, इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखें तो हम जो क्लास मतलब स्टडी कर रहे हैं ये किस बेसिस पर है। ये इस बेसिस पर है कि जैसे मान लीजिए एक रूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स को आप एज्यूम कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन, और रूम को आप एज्यूम कर सकते हैं एज अ कन्फाइंड बाउंड्री ऑफ एनी मटेरियल। अगर सारे स्टूडेंट्स पूरे क्लास में घूम सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ चाहें, मतलब जहाँ भी चाहें पूरे रूम के अंदर घूम सकते हैं, तो कैसा केस बनेगा, कंडक्टर जैसा बनेगा। अगर कुछ स्टूडेंट घूम सकते हैं, कुछ फिक्स्ड हैं, तो कैसा केस बनेगा, ये सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर हर स्टूडेंट अपनी जगह से फिक्स है, कोई भी मूव नहीं कर सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे मूव नहीं कर सकता, तो कैसा केस बनेगा, इंसुलेटर का। सो बेसिकली दिस स्टडी अबाउट इज एक एटम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपको पता हुआ एक न्यूक्लियस होता है। इस मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ, हालांकि आप इससे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ओके, आपने तो न जाने का क्या पढ़ा, SPDF, इतने सारे ऑर्बिट्स पढ़े होंगे, बट मैं आपको बेसिक पॉइंट्स समझा रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली एक बीच में सेंटर होता है जो कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सबसे आखिर में 282 ऐसे आपने कन्फ्यूजन कुछ पढ़ी होंगी, तो सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एंड में होता है, जो सबसे आखिर में होता है, वैलेंस शेल, और उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री टू मूव विद इन द कन्फाइंड बाउंड्री ऑफ मटेरियल। मतलब कि अगर आप एक आयरन का टुकड़ा ले ली, मान लीजिए ये आयरन है, तो जो भी जैसे मान लीजिए पेन की निब है हमारी, ओके, तो इसकी ये मेटल है, तो अगर इसके अंदर जो
इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पूरे मेटल बाउंड्री के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निब को छोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं, नहीं, वहाँ तो वो नहीं मूव कर सकते हैं। वो अपने सरफेस के या उनका जो मटेरियल है उसके अंदर वो फ्रीली रिवॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ कंडक्टर? In this case, let me write it. In this case, in conductor, all electrons, and by saying electrons, I am specifically referring to valence electron. Okay, all valence electrons are unbounded. Okay, means they are allowed to move. सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा मैं फिर से बता दूं, यहाँ मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड एंड some are unbounded. Some are unbounded. In insulator, all electrons are bounded, or you can say not free to move. Okay, तो ये एक बेसिक डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज विद इन द मटेरियल। तो जिस मटेरियल के अंदर चार्ज मूव कर सकते हैं, और कैसे स्पेशली स्पीकिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, वो कंडक्टर होगा। कुछ मूव करते, कुछ नहीं मूव करते, सेमीकंडक्टर होगा। कोई भी नहीं मूव करता, इंसुलेटर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे समझाया, जैसे मान लीजिए क्लास है, जैसे कि एक जस्ट यू कैन से एक ऐसे की लेट्स से ये क्लास है एक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये आपका बोर्ड, और यहाँ टीचर कोई खड़ा होकर पढ़ाएगा। तो मान लीजिए जो सारे स्टूडेंट हैं वो इस पूरे क्लास में कहीं कहीं घूम सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। तो ये कैसा केस होगा? ये कंडक्टर जैसा केस होगा। आपको कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी मतलब मूव करता हुआ दिख सकता है। सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ स्टूडेंट्स अलाउ होंगे मूव करने के लिए, कुछ नहीं अलाउ, कुछ फिक्स रहेंगे। और इंसुलेटर केस में सारे स्टूडेंट अपने जगह पर स्पेसिफिकली मतलब ऐसे रिजिडली फिक्स होंगे। ओके, सो बेसिकली these are the types of material. Okay, now यहाँ पर एक और अब हम लोग को यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कशन करना है स्पेसिफिकली वो करना है कंडक्टर्स के बारे में। ओके, तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ओके, सो लेट मी राइट फर्स्ट okay now what are the properties of conductors? तो पहली प्रॉपर्टी सी, तो पहली प्रॉपर्टी तो वही थी जो मैंने आपको बताई, इसे लिख लेते हैं। all valence electron, all valence electrons are free to move within, you can say within the surface boundary. Okay, within surface बाउंड्री। ओके, सो मतलब सारे ही हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक पूरे क्या कहते हैं आपके कंडक्टर के अंदर कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं, मीन्स दे आर फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा अगला पॉइंट, मान लीजिए हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके,
ई नॉट, और मैं बता देता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर हम एक कंडक्टर रखते हैं, जैसे यूँ मैं यहाँ पर एक कंडक्टर रख देता हूँ, ठीक है। ये है एक, दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, ओके। तो अब इस कंडक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो देखिए क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप खुद थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर कंडक्टर, ओके। यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ई नॉड, राइट, ये है ई नॉड। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख नहीं रहा पर है वो आपको क्लियर होगा, एक्सटर्नल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर, राइट, कितनी है, ई नॉट। इस इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पहले तो आप जानते हो 1.6 कूलम एलिमेंट्री चार्ज जो कि है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, आई होप क्लियर होगा, ये लगेगा राइट नहीं लगेगा, लेफ्ट लगेगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो F इक्वल टू क्यू वी, अगर आपको समझ में आ रहा है F इक्वल टू क्यू वी, तो Q चूँकि आपका नेगेटिव है तो जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, ओके। तो हमारा जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होगा, तो इससे फोर्स इधर लगेगा, मैं इसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको हमारे से क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक इस पर फोर्स लेफ्ट लगेगा। तो अगर इस पर फोर्स लेफ्ट लगेगा तो ये लेफ्ट जाना चाहेगा, तो ये इधर जाना चाहेगा, तो क्या होगा, इस पे इस कंडक्टर के अंदर जो भी चार्जेस होंगे सारे नेगेटिव चार्जेस से फोर्स लेफ्ट लगेगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होंगे, 1 2 3 4, ओके। चूंकि नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा होंगे, इसका मतलब, और ये नेट कितना चार्ज है इस पर, जीरो, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर था। तो अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड इकट्ठा होंगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड कौन से चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव, 1 2 3 4। ये गिन के मैंने इसलिए बनाया है चार्ज इधर ताकि नेट चार्ज आपको जीरो दिखे। हालांकि मैं एब्रप्टली बनाऊँ, ब्लैक बोर्ड बनाते हैं नॉर्मली तो कैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि यहाँ भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो है, ऐसा नहीं न्यूट्रल का मतलब इससे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो नेट चार्ज जीरो है, यहाँ भी नेट चार्ज जीरो है, ओके। अच्छा, तो बात आई कि यहाँ पे फोर्स लेफ्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट मूव कर जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज हुए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इंड्यूस चार्ज, जो कि मैंने आपको बेसिक चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस में बताया है, इन्हें कहा जाता है इंड्यूस चार्ज। इन इंड्यूस चार्ज में से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अब मैं इसे लिखता हूँ ई इंड्यूस्ड, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको मेरे मतलब आपको क्लियर होगा, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन पर अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हैं, एक इंड्यूस चार्ज की वजह से और एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वजह से, ओके। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। तो अब यहाँ पर ई इंड्यूस क्यों आया है, अगर आप ध्यान दें तो ई इंड्यूस ई नॉट की वजह से आया है। चार्ज कब तक मूव होगा, ये चार्ज कब तक मूव करेगा लेफ्ट साइड, ये चार्ज लेफ्ट साइड तब तक मूव करेगा, या फिर ये जो पोलराइजेशन हुआ है चार्जेस का, ये इंड्यूस चार्ज जो डेवलप हुए हैं ये तब तक डेवलप होते रहेंगे जब तक इस इलेक्ट्रॉन पर नेट चार्ज जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक ऐसा केस आ जाएगा, तो मान लीजिए कुछ और डिस्प्लेसमेंट होगा, चूँकि पहले लग रहा था तो इधर भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इधर और, ठीक है। अब ई इंड्यूस्ड अपने पूरे मतलब ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर हो गया है। अब अगर ई इंड्यूस ई नॉट के बराबर हो गया तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो, कि दोनों बराबर हो गए। इसकी वजह से फोर्स राइट लगेगा, इसकी वजह से लेफ्ट लगेगा, चूंकि दोनों वैल्यू बराबर है, चार्ज तो है ही वही, तो क्यू ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू ई नॉट, तो दोनों फोर्स जीरो हो जाए। अगर दोनों फोर्स जीरो हो गए तो अब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। क्यों, क्योंकि अंदर हर एक पॉइंट पर किसी भी चार्ज पर फोर्स जीरो लगेगा। अगर फोर्स लगेगा पोलराइजेशन हो जाएगा। कब तक पोलराइजेशन होगा, तब तक पोलराइजेशन होगा जब तक फोर्स जीरो ना हो जाए। आई होप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, ओके। मैं फिर से बोल देता हूँ
किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होगा उसे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कारण है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कारण फोर्स लगेगा तो उसे पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, वो भी उसे फोर्स लगाएगी। तो अभी भी मान लीजिए नेट फोर्स किसी तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स तब जब तक लगेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब तब तक पोलराइजेशन होगा, तब तक इंड्यूस चार्ज डेवलप होंगे, और जब तक इंड्यूस चार्ज तब तक ई इंड्यूस बढ़ता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ई इंड्यूस ई नॉट के बराबर हो जाएगा, और अब चार्ज का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अब यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मीन्स ऐसे मैं लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने जो बोला है मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे अपने शब्दों में लिख लें, आपको याद तभी रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर will be zero and which electric field, net electric field, ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होगी वो कितनी होगी, जीरो, ठीक है। सो ये है हमारे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अंदर जो चार्जेस होंगे उस पर ई नॉट की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो मूव करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा उनका अंदर ही, तो पोलराइजेशन होगा चार्जेस का, मतलब पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, एक तरफ एक पोल्स आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव पोल्स, एक तरफ नेगेटिव पोल्स आ जाएगा, तो एक मतलब इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिक एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो इसके अपोजिट होगी ई नॉट के, और तब तक डेवलप होती रहेगी जब तक वो ई नॉट को कैंसिल ना कर दे, और अंततः अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी कंडक्टर के अंदर, जीरो। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू, ये होगा यहाँ पर बेसिकली जब हम एक न्यूट्रल कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ओके। सो आई होप दिस विल क्लियर। मैं पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट इज, चलिए मैं इसको आगे लिखता हूँ। एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है, कभी मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, जेई मतलब जब 2002 में जेई स्क्रीनिंग होती थी, ठीक है, ये स्क्रीनिंग का ही क्वेश्चन है, 2002 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये मत सोचिए कि आईटी का कोई क्वेश्चन बहुत पुराना होता है तो हम उसे नहीं रिवाइज करते या उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं है। आईटी में कभी कभी ऐसा भी हुआ पुराने क्वेश्चन से मिलता जुलता एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया है, ओके। इफ we place this is a question, if we place a neutral conductor, if we place a neutral conductor in a uniform electric field E naught, then which of following diagram represent correct इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो एक न्यूट्रल कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है, तो फॉलोइंग डायग्राम में कौन सा ऐसा डायग्राम है जो करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक ही डायग्राम बनाता हूँ, देखिए ये है हमारा कंडक्टर, वो ठीक ठाक बना है, ठीक है, और दिस वन इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेट मी ड्रॉ इट विथ स्केल, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द फर्स्ट वन, और इसे दिया गया है ए, B1 ऐसे कुछ दिया गया है, ये है B, C,
ये ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ इसका एक पर्टिकुलर C and D is this is D. ये है D। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट द आंसर। तो आपको सारे ऑप्शन तो क्लियर ही होंगे, मैं टिक करने के लिए फिर से लिख देता हूँ A B C D। इसमें कौन सा आंसर सही है? तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में, मैं बताता हूँ। अगर आपको टाइम कम लगता है आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। ओके, यहाँ पर आंसर होगा डी जो है वो गलत है, सी सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। तो देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी नहीं होगी, तो सी और डी दोनों अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सी देखिए यहाँ पे ऐसे है और डी तो सीधा है, तो और कौन सा लॉजिक है जिससे हम सी और डी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो कंडक्टर होता है उस पर उसका जो मतलब एक कंडक्टर जो होता है, मैंने को शायद कभी बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक पूरे कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। और चूंकि अगर ये इक्विपोटेंशियल मतलब पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, तो दिस शुड बी 90। ओके, यही रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, इसलिए आपका आंसर सी सही है, ना कि डी। सो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ इंड्यूस चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे ड्रॉ करनी थी वो कैसे होगी। ओके, सो थिंग इज, अगर एक कंडक्टर है, लेट्स से जैसे कंडक्टर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ, सो सी इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी कुछ ऐसे होगी। ओके, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और लेट मी मार्क द डायरेक्शन। ओके, ये है हमारा कंडक्टर और ये जो चार्जेस हैं आपको दिख रहे हैं, सॉरी हेयर इट विल बी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव पेंड होता है पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी नेगेटिव, इट्स नॉट पॉजिटिव। नेगेटिव 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 नेगेटिव, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज रियली समवॉट लाइक, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव थोड़ा रिपल होती है, यहाँ से थोड़ा दूर होती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा पास होती है, यहाँ से थोड़ा दूर होती है। ओके, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर विल बी व्हेन अ कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दिस विल बी क्लियर। ओके, सो मैंने आपको अभी तक बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को मतलब फिर से ऐसे चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर अरेंज देम इन सच अ वे सो एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। ओके, तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट हियर। Point is, if we place a conductor
if we place a conductor in an electric field, then charges in the conductor arrange themselves in such a fashion, in such a way that net electric field inside the conductor is zero. Okay, that the net electric field inside the conductor is zero. Okay, तो अगर आप बेसिकली थोड़ा और मतलब सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लेफ्ट साइड मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव, इसमें फोर्स आएगा तो ये मूव करेगा, तो चार्जेस अपने आप को अलाइन करेंगे, मतलब अपने आप को अरेंज करेंगे फिर से। तो अरेंज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो मूव कर पा रहे हैं। अगर चार्जेस मूव ही ना कर पाएँ या कुछ चार्जेस मूव ना कर पाएँ तो क्या होगा, तो क्या होता है कि अगर ये कंडक्टर था तभी इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी, क्योंकि चार्जेस तभी मूव कर पाएंगे, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी, जीरो। और अगर हम सेमीकंडक्टर ले लें तो क्या होगा, तो अंदर मान लीजिए बाहर इलेक्ट्रिक, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी, वो बहुत कम हो सकती है या कम हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। लेकिन कंडक्टर केस में वो लगभग जीरो हो जाती है। ओके, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के अंदर तो चार्जेस मूव ही नहीं कर सकते, तो अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगे तो कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ही नहीं होगी, ना कोई चार्ज डेवलप होगा। तो इस कारण से अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो नहीं हो पाएगी। इसीलिए इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ी बहुत कम होती है पहले से, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होती। ओके, सो लेट मी राइट वन मोर पॉइंट इज E induced electric field plus external electric field, this will be equal to zero। और ये बहुत important है आपके लिए, this point is quite important for you in terms of numericals। okay, now मैं कुछ पॉइंट्स और लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही अभी तक हम देख रहे हैं, हम कोई नया पॉइंट अभी तक शुरू नहीं किए, हम लोग प्रॉपर्टीज ही स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ प्रॉपर्टीज में, ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट इज, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था शायद कि पूरे कंडक्टर पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम ही होता है। कंडक्टर act as an equipotential रीजन, मतलब जो पूरा जो कंडक्टर होगा आपका उसका पोटेंशियल सेम होगा और कैसे बिहेव करेगा, एक इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह। ओके, okay, so next point is due to above point means that conductor is an equipotential region, we can also say that electric field lines coming out और गोइंग इन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंडक्टर के
अंदर जा रही हो या फिर बाहर आ रही हो। कमिंग आउट और गोइंग इन, गोइंग इन टू द कंडक्टर will be to the conductor, are always, or we also say will be, are always perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. Okay, so actually this is the last point. Okay, ये जो हमें डिस्कस करना था कंडक्टर्स में। ओके, अब एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर सेशन को एंड करते हैं, या फिर मैं दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, आप उसे ट्राई करिएगा। सो मैं आपको एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखने में तो बहुत ईजी लगेगा, बट आपको समझ में आएगा ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। लाइट चल रहा है ये मार्कर। ओके, सो हियर इट इज अ कंडक्टर, दिस इज सेंटर, a charge which is placed at 4 meter, this is charge q, this is 4 meter, और इस पॉइंट से 3 मीटर ऊपर, मीन्स दिस इज 3 मीटर, ये पॉइंट है ए। ओके, ये पॉइंट है ए, दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, दिस इज गिवन, and what we need to find out is electric field at A पॉइंट पर, जो आपको पॉइंट यहाँ दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए, ए के क्यू बाई 3 स्क्वायर, बी के क्यू बाई 4 स्क्वायर, सी के क्यू बाई 5 स्क्वायर, और डी 0। ओके, एक क्वेश्चन और, आई होप एक क्वेश्चन मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन इज, there's a conductor and from the center at a distance d, a charge q is there, और यहाँ पर इसका रेडियस दिया हुआ है हमें r, यहाँ पर एक पॉइंट है a, फाइंड पोटेंशियल एट ए। ऑप्शंस आर के क्यू बाई डी, बी के क्यू बाई अंडर रूट डी स्क्वायर आर स्क्वायर, सी के क्यू बाई आर, और डी यू कैन से 0। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस वन, ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे। ओके, सो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन एटलीस्ट, और दूसरा क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा, आपसे सॉल्व होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे
तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो पॉइंट्स मैंने पीछे बताए हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, फिर जीरो होगी तो प्रॉपर पोटेंशियल सेम होगा, और भी जो सारे पॉइंट्स मैं बताए उन्हीं सबका यूज़ करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट इट्स बोथ आर ट्रिकी क्वेश्चंस। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अगले सेशन में, एक्चुअली अभी भी कंडक्टर्स में बहुत कुछ है बताने को, मैं कोशिश करूँगा कि अगले सेशन में कंडक्टर्स ख़त्म हो जाए। अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो बोर्ड में नहीं होंगे, आपके कॉम्पिटिशन में उसे लीव कर दूंगा, आप कहेंगे बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए उसे छोड़ देंगे और कैपेसिटेंस पे हम लोग मूव करेंगे। कैपेसिटेंस थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट पे मूव करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद।